ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है जस्ट एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना, वन बाय वन हर एक एलिमेंट को रीड करना। बाउंड चेकिंग कर सकते हैं और एरे की लेंथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूजिंग द लेंथ प्रॉपर्टी और द साइज प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें एरे 5 की, तो यहाँ पर आपका 6th एलिमेंट एक्सेस होगा। तो अगर आपको 3rd एलिमेंट एक्सेस करना है तो इंट 3rd एलिमेंट एरे का जो भी आपने नाम दिया है वो नाम दे सकते हो आप, इज इक्वल टू नंबर एरे का नाम है और आपका ये इंडेक्स 2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो छोटा सा प्रोग्राम कि कैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, राइट? तो सभी को पता है आईओ स्ट्रीम किस लिए यूज करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ आईओ स्ट्रीम? मैम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का वर्क करता है। यस, अगर आपको अपने प्रोग्राम में इनपुट कराना है या आउटपुट कराना है तो दैट मीन्स आपको उनका फंक्शन चाहिए, है ना? तो वो फंक्शन जो है वो आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी के अंदर इंक्लूड होता है। अगर हम आईओ स्ट्रीम नहीं लगाएंगे तो व्हाट, ये सी आउट का मतलब क्या है आपको पता नहीं होगा, सीन का मतलब क्या नहीं पता होगा, सी आउट और सीन की वर्किंग क्या है, ये फंक्शन जो है ये इनबिल्ट फंक्शन, दीज आर डिफाइंड ओनली इन द आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी। तो ये हैश इंक्लूड होता है लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के लिए, ये प्री प्रोसेसर होता है। जहां पर भी हैश लगा होगा दैट मीन्स कि आपकी प्री प्रोसेसर इंक्लूड है। उसके बाद हम बात करते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये आपने एसटीडी ये आप लीव कर सकते हो, आप लिख भी सकते हो, आप लीव भी कर सकते हो। देन मेन प्रोग्राम आपका स्टार्ट होगा इंट में। व्हाई वी आर राइटिंग इंट हियर? व्हाई वी आर मैम जो राइटिंग? हमारा हाँ बताइए। इंट बेस में हमारा मैम जो इंट वैल्यू होगी ना वो इंट की फॉर्म में आएगी। क्या होगी? हमारा जो मैम मैम जो हमारा मेन फंक्शन है, तो मतलब हाँ हमारा मेन हाँ, फंक्शन है प्रोग्राम का, वो हमारा इंट डेटा टाइप का है। इसकी रिटर्न वैल्यू होगी वो इंट फॉर्म में आएगी, जो जीरो आती है मोस्ट केसेस में। नहीं, इस प्रोग्राम का ये जो मेन के आगे इनका मतलब होता है कि ये प्रोग्राम जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो इंटीजर टाइप की होगी। रिटर्न के आगे आप 0 लगाओगे या कुछ भी लगाओगे वो इंटीजर होगा। अगर हमारे प्रोग्राम को कुछ रिटर्न नहीं करना है तो आप इंट की जगह वॉइड मेन लगाते हो। तब आपका रिटर्न के आगे आप कैसे लिखते हो? रिटर्न, इस तरीके से लिखते हो। ओके, समझ आया? यस मैम। तो इंट मेन हो गया। देन कर्ली ब्रेसेस, हमने क्या करना है, एक एरे बनाना है जिसके अंदर हम एज को डिक्लेयर करना चाहते हैं कि 5 पर्सन की एज क्या है। ठीक है ना? तो इंट एज नाम का हमने एक एरे लिया, एरे का नेम है एज, उसके बाद साइज ले लिया 5। ये किस टाइप की वैल्यूज आएंगी इसके अंदर? इंट। हमने पहले डिक्लेयर कर दिया कि एरे के अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू आएंगी, तो हमने 5 वैल्यूज डाल दी इंटीजर टाइप की। अभी हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया, डिक्लेयर के साथ साथ हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। ये क्या किया है? डिक्लेरेशन। एंड व्हाट इज दिस? इनिशियलाइजेशन। अब हम इसे एक्सेस करेंगे तो किससे करेंगे? फॉर लूप से, क्योंकि हमें वन बाय वन वैल्यू, आप चाहो तो वन बाय वन भी एक्सेस कर सकते हो, आप चाहो तो लूप के अंदर भी कर सकते हो। अब फॉर इंट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 5, x प्लस प्लस। तो ये क्या एलिमेंट है? ये 0 होगा, ये वन एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सी आउट में क्या आएगा? एज 0। तो ए 0 में क्या स्टोर है? 19। तो सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या है? 0। तो सबसे पहले एज में आ जाएगा 0, तो ये आएगा एज। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिखती इस तरीके से कि एज इज इक्वल टू, सॉरी, एज एक्स, अगर मैं इस टाइप से लिखती तो यहां पर जो आउटपुट आता वो ऐसे आता, एज। सबसे पहले क्या आता? एज 0 की वैल्यू क्या है? 19। अब आपका लूप में आपका इंक्रीमेंट होगा, एक्स की वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगी, तो आप आगे जाओगे। एक्स की वैल्यू 1 हो चुकी है, क्या 1 लेस देन 5 है? यस, लेस देन 5 है, तो आप अपनी बॉडी पे आओगे, यानी पहले आपका फॉर लूप में ये एक्सेस होता है, देन आपका टेस्ट वैल्यू चेक होती है, फिर आपकी बॉडी पार्ट आता है और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। सभी को पता है फॉर लूप का कैसे वर्किंग होती है? यस मैम। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमने एरे का लूप चेक किया, सभी लोगों को एक्सेस करना आता है, ये प्रोग्राम इजीली आपको समझ में आ रहा है?
यस मैम। तो x की वैल्यू 0, तो एज 0 प्रिंट हो जाएगी 19, एज 1 प्रिंट होगी 18, एज 2 प्रिंट होगी 21, एज 3 20 एंड एज 4 17। और जैसे ही आपकी वैल्यू 5 आएगी, 5 लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? यस। आप चाहो तो इस तरीके से प्रोग्राम को बना सकते हो। एरे के अंदर मैंने यहाँ पे साइज नहीं लिखा। कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पर साइज डिफाइन नहीं करते, तो जब भी ऐसा होगा कि आपने यहाँ पर साइज नहीं लिखा है, नॉट रिटन साइज, तो ये आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आपको यहाँ पर एलिमेंट इनिशियलाइज करने ही करने हैं। अगर आपने एलिमेंट इनिशियलाइज नहीं करे, इफ यू आर नॉट इनिशियलाइजिंग द एरे, इफ साइज इज नॉट रिटन हेयर, देन एरर इज, कंप्यूटर जो है वो आपको एरर दे देगा। वाई? क्योंकि आपका साइज भी नहीं लिखा और आपने इनिशियलाइज भी नहीं किया। अगर आपने इनिशियलाइज कर दिया, दैट मीन्स एरे का साइज हो जाएगा 0 1 2 3 4 5। बाय डिफॉल्ट इसका साइज 5 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बट अगर आप इस तरीके से लिख के छोड़ देते हैं, ब्लैंक स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं और इनिशियलाइज भी नहीं करते, तो आपका एरे ही नहीं बनेगा। या तो आप साइज लिखिए या आप उसको इनिशियलाइज करिए। दोनों भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, इन 5 एलिमेंट का सम करना है, तो कैसे प्रोग्राम बनाओगे? सीन फर्स्ट में आपने एरे 0 11 स्टोर कर लिया, यानी 0 के अंदर आपका 11 आ गया, 1 के अंदर 35 आ गया, 2 के अंदर 62 स्टोर हो गया, यहाँ पे 555 स्टोर हो गया, यहाँ पे आपका 989 स्टोर हो गया। अब हमने लूप चलाया, इंट x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 5, x प्लस प्लस सम प्लस इज इक्वल टू एरे x। इसका मतलब क्या होता है? सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे x। जब भी आपका इस तरीके से लिखा होगा, इसका मतलब आपका राइट हैंड साइड में भी यही चीज है। सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे x। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सम की इनिशियल वैल्यू क्या है बच्चा? व्हाट इज द इनिशियल वैल्यू ऑफ x सम? 0। एरे x मतलब पहले x की वैल्यू क्या है? 0। तो एरे 0, एरे 0 में क्या सेव हुआ है? 11। तो सबसे पहले सम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद x अपडेट होगा, 1 हो जाएगा। एरे 1 की वैल्यू क्या है? 35। और पुराने सम में क्या स्टोर्ड है? 11। तो यानी कि सम इज इक्वल टू आ जाएगा 11 प्लस 35। तो सम की वैल्यू हो चुकी है 46। अगेन जब एरे इनिशियलाइज, एरे यहां से इंक्रीमेंट होगा एरे का साइज, तो 0 से हो जाए 1 से हो जाएगा 2। तो एरे के 2 में क्या स्टोर्ड है? 62। और प्रीवियस वैल्यू क्या है सम की? 46। तो 46 प्लस 62 एडिशन होके आ जाएगा, सम में स्टोर हो जाएगा 108। अगेन एरे का साइज इंक्रीमेंट होगा, यहां से वैल्यू चेक होगी, अभी भी आपका कंडीशन ट्रू है, तो एरे की नेक्स्ट वैल्यू ले लेगा वो, यानी कि 565। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे 3। तो सम की वैल्यू है 108 और एरे 3 की वैल्यू क्या है? 565। तो इस तरीके से जब तक ये कंडीशन फॉल नहीं हो जाती, तब तक ये चलता रहेगा और एट द लास्ट आपको फाइनल सम मिल जाएगा। क्या ये प्रोग्राम समझ में आया? और देखो यहाँ पर क्योंकि इंट लिखा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर रिटर्न 0 लिखा है। अगर आप 0 नहीं लिखेंगे तो एरर आएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस प्रोग्राम इज क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मैम क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? यस मैम। ओके।
अब अगर हमारे प्री डिफाइंड आपका एरे है, उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे? इनिशियली हमने एरे के अंदर 1 3 5 7 9 स्टोर किया, राइट? और अभी स्टोर करने के बाद आपको उसको अगेन क्या करना है, वैल्यू, कोई भी वैल्यू को चेंज करना है। भाई सपोज करो किसी के मार्क्स हैं, उसमें चेंज हुआ, हमने पहले मार्क्स स्टोर किए थे, या फोन नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो आपका चेंज हो गया है, किसी के मार्क्स हैं वो अपडेट हो गए, किसी का एड्रेस चेंज हो गया, हमने ऑलरेडी जो स्टोर किया रखा है उसमें चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए भी आपके पास कैसे चेंज करोगे आप? हमें तो आपको पहले क्या पता करना होगा कौन सी लोकेशन पे आपको चेंज करना है, सेकंड लोकेशन है, थर्ड लोकेशन है, विच लोकेशन यू वांट टू चेंज, विच यू वांट टू अपडेट। तो हमेशा असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आप लोग एरे के एलिमेंट को मॉडिफाई करते हैं, राइट? जैसे कि सपोज अगर हमें इस वाले एलिमेंट को मॉडिफाई करना है तो इसकी लोकेशन क्या है, 2, तो हमें क्या करना होगा, लोकेशन 2 पे आपको अपडेट, जैसे कि आप प्रोग्राम देखिए, इंट एरे एन, आपने एरे के एलिमेंट्स जो हैं, आपने एरे के थ्रू एलिमेंट को क्या किया है, एंटर किया है। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n। अब n का मतलब क्या है यहाँ पर, बताएंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n हियर? None. What is n? None. n क्या है? मैम नंबर। मैम रेंज ऑफ एरे। n इज द साइज। सबसे पहले आप सिस्टम से पूछोगे कि आपको एरे का साइज क्या रखना है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। सबसे पहले यू वांट टू आस्क कि व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे। सपोज हमने बोला 5, तो सीन के अंदर चला गया, जो भी हमने यहाँ पे प्रिंट करेंगे वो चला जाएगा, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। ठीक है, तो व्हाट इज द n? कभी कभी हम क्या करते हैं कि वैल्यू लेके चलते कि 10 है या 12 है या 5 है, हम सिस्टम से पूछते हैं कि आपको क्या वैल्यू लेनी है। ओके, तो उस केस में हम एरे का साइज प्री डिफाइन नहीं करते, रन टाइम पे बताते हैं कि व्हाट इज द n। ये n कुछ भी हो सकता है, 5 10 20 100 1000 10,000। ओके, ये इट्स अप टू यू। तो जो भी n होगा, जो भी n की वैल्यू आएगी, उसके हिसाब से आपके एरे के एलिमेंट क्या करने हैं, आपको एंटर करने हैं। सपोज मैंने मान के चला कि n की वैल्यू है 5, तो i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n की वैल्यू 5, जो भी सिस्टम ने एंटर, जो भी हमने डेटा एंटर किया होगा, तो एरे के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही है 1 से लेके 0 से लेके 5 तक, राइट? ये हमने एक एरे बना लिया, 0 1 2 3 4। क्या मैं 5 ले सकती हूँ अगर एरे का साइज 5 है? नो। यस। तो मैम सपोज मैंने इसमें डेटा डाला 10 20 30 40 50, तो ये i0, इसका नाम क्या है, एरे। तो एरे की वैल्यू ले ली मैंने 5। अब i0, i एक हमने एक कहना चाहिए, फॉर लूप के अंदर हमने एक एलिमेंट लिया है जो एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहा है, तो i0 आपका फर्स्ट एलिमेंट बताएगा, सेकेंड एलिमेंट एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4। तो 0 से स्टार्ट होके n तक जाएंगी वैल्यूज, राइट? तो एंटर द पोजीशन टू एडिट। अब आपको कौन सी वैल्यू को एडिट करना है? सपोज मुझे 40 को चेंज करके 44 करना है, तो मैं इस पोजीशन में डाल दूंगी 3। एंटर द न्यू वैल्यू फॉर ओल्ड पोजीशन। अगर मैंने 3 लिखा है तो कंप्यूटर के हिसाब से कौन सा 3 होगा, बताइए मुझे। हम सेकंड इंडेक्स। हमने पोजीशन लिखी है 0 1 2 3, मैम हमने इंडेक्स लिखा है। हाँ इंडेक्स लिखा है, मैम फोर्थ एलिमेंट होगा वो हमारा। वो फोर्थ एलिमेंट होगा ना।
पोजीशन लिखी है हमने तो वो फोर्थ एलिमेंट होगा। हमें क्या करना है, एंटर द पोजीशन टू एडिट। पोजीशन है 3, जैसे देखिए प्रीवियस प्रोग्राम में पोजीशन है 2, हमें सेकंड पोजीशन अपडेट करनी है, सेकंड पोजीशन, तो यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर सेकंड पोजीशन है तो वो ये इंडेक्स नहीं है, हमने पोजीशन में डाला 1 2 3, कौन सी पोजीशन आपको अपडेट करनी है, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड, 3 4 5, तो मुझे सेकंड पोजीशन चेंज करनी है। अब इसके हिसाब से मुझे ये वाली 1 2 3 4 5, मुझे फोर्थ पोजीशन चेंज करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, फोर्थ। लेकिन इंडेक्स कौन सा है, वो 3, ये आपके इंडेक्स है, ये आपकी पोजीशन है। ओके, तो जब हमने बोला कि मुझे फोर्थ पोजीशन चेंज करनी है, तो अकॉर्डिंग टू एरे वो आपका थर्ड इंडेक्स है, तो एरे पोजीशन -1 पे आप नई वैल्यू एंटर कर देंगे, दैट इज 44। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो आपकी नई वैल्यू प्रिंट होगी, दैट इज 10 20 30 44 और 50। इज दैट क्लियर? यस मैम। समझ आया सभी को? पोजीशन आप लोग बताएंगे कौन सी पोजीशन चेंज करनी है, बट वो हमेशा कौन सा इंडेक्स शो करेगी, हमेशा उससे कम, बिकॉज एरे स्टार्ट फ्रॉम 0। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कि हम एरे का आउट ऑफ बाउंड कैसे चेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरे जो है A0 A1 A2 A3 A4 A5, ये एरे के क्या हो गई, इंडेक्स हो गई, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अगर मैं यहाँ पे A6 लिखती हूँ, दैट इज द आउट ऑफ द इंडेक्स, आपका एलिमेंट होगा ही नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? नॉर्मली आपको पता है कि A6 अगर आप लिखोगे तो वहां पर वो एरर दे देगा, आप लोग ट्राई करके देखना एग्जाम में, सॉरी अपने कंपाइलर पे आपको वो आउट ऑफ द बॉक्स दिखाएगा। ओके, कोई डाउट? एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एरे होता है उसमें भी ना डायमेंशन होती हैं। सुना है आप लोगों ने 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन? Yes, ma'am. 1 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन। हाँ, तो 1 डायमेंशन क्या एरे कि हमने एरे को सिर्फ एक ही डायमेंशन में स्टोर किया है। 2 डायमेंशन का मतलब है कि हमने रो और कॉलम दोनों बनाई है, ठीक है ना। उसके आगे मतलब आपकी नेक्स्ट डायमेंशन, 3 डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन भी आ सकती है। तो जनरली हम सिर्फ 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो 1 डायमेंशन डिस्कस कर रहे हैं। तो जितना भी मैंने आपको एरे के बारे में बताया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक प्रोग्राम बताया, छोटा सा प्रोग्राम है, फाइंडिंग द मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। एक बार आप प्रोग्राम देख लीजिए, तो मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले आप लोग देखो, यहाँ पर सी आउट आएगा। क्या आपको प्रोग्राम समझ में आ रहा है? कैसे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड आउट करेंगे एरे का? यस मैम, क्लियर। पूरा प्रोग्राम क्लियर है सभी को? और शुड आई एक्सप्लेन दिस प्रोग्राम? गाइस एक्सप्लेन करें प्रोग्राम को, रन करके दिखाऊं? बता दो एक बार। अच्छा चलो देखो, इंट n, सबसे पहले क्या बोला है, हमने एक मेन प्रोग्राम लिया, उसके अंदर हमने ये सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए कि एक n है जो कि एरे है, एरे का साइज n में स्टोर है। ये आपका एक एरे है जिसका नाम ARR, जिसका साइज होगा 10। I और मैक्स एंड मिनिमम। अब आप बोलेंगे कि क्या कोई मुझे बता सकता है कि मैंने यहाँ पे एरे 10 लिया है, फिर व्हाई वी आर टेकिंग n हियर? बता सकते हैं क्या आप मुझे? साइज के लिए। तो n क्यों लिया आपने? तो साइज डिफाइन कर दिया कि 10 होगा, फिर आपने n क्यों लिया? जब आप बता चुके हो कि आपको आपका एरे 10 है, तो क्या मैं यहाँ पर 10 से ज्यादा एलिमेंट n का साइज ले सकती हूँ? नो।
नहीं ले ज्यादा सकती? नहीं ले। नो। पक्का? पक्का। ओके, तो n क्यों लिया है फिर हमने, कोई बताएगा? छोटा नहीं, देखो मैं बताती हूँ। हमने एक एरे लिया है जिसका साइज है 10, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको ब्लैंक छोड़ देती तो मुझे इसके एलिमेंट इनिशियलाइज करने पड़ते, राइट? यस और नो? तो मैं क्या एरे को ब्लैंक छोड़ सकती थी? नहीं। अब 10 लेने का क्या मतलब है कि मुझे सिस्टम से जो भी एलिमेंट आपको एंटर करवाने उसमें से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना है, बट एवरी टाइम सेम एलिमेंट तो मुझे नहीं चेक करने ना, डिफरेंट डेटा फाइंड आउट करना है। तो हो सकता है कि मुझे 3 में से फाइंड आउट करना हो सकता है मुझे 5 में से मैक्सिमम फाइंड आउट करना हो सकता है मुझे 10 में से फाइंड आउट करना हो, ठीक है ना? तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में मैं चेक कर सकती हूँ कि इनमें से कौन मैक्सिमम है, इनमें से कौन मैक्सिमम है, इसलिए मैंने n लिया है। इज दैट क्लियर? Why we take n here? अब होगा क्या, देखो कैसे चेक करेंगे इसको, मैं आपको करके दिखाती हूँ प्रोग्राम को। एंटर द साइज ऑफ द एरे, सबसे पहले इसका आउटपुट बताते हैं कैसे आएगा। एंटर द साइज ऑफ द एरे, बताओ क्या लेना है साइज, एरे का साइज क्या लूं? बताओ, कुछ भी बता दो। 3, चलो। तो n की वैल्यू क्या स्टोर हो गई? 3, n में 3 चला गया, आपने 3 एंटर कर दिया। अब एंटर द एलिमेंट ऑफ द एरे, अब सिस्टम से आप बोलोगे कि भाई 3 एलिमेंट एंटर करो, 3 से ज्यादा भी कर सकते हो, यस और नो? n की वैल्यू 3 फिक्स्ड कर दी। अब i इज इक्वल टू 0, i लेस देन एन i प्लस प्लस, तो एरे 0, 0 में क्या जाएगा? a0 आपका फर्स्ट एलिमेंट। आपने 3 एलिमेंट एंटर करे अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपका मन कर रहा है, आपने एलिमेंट जो है एंटर कर दिए। सपोज मैंने एंटर किया 120, 1000 और 38, ठीक है ना? 3 एलिमेंट मैंने एक्सेस कर दिए। तो अब जब आपके प्रोग्राम में लूप चलेगा i इज इक्वल टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और एक्सेस करूंगी तो ये मुझे एंटर करने नहीं देगा, क्योंकि आपके n की वैल्यू कितनी है? 3। दैट मीन्स ये आपका एरे बन चुका है। ये 0th लोकेशन पे 120 आपने सेव किया है, 1 लोकेशन पे 1000 और 2 लोकेशन पे 38, ठीक है? अब सबसे पहले यहां तक समझ में आ गया आप सभी को? ये कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर्ड हो गया कि इंटीजर ARR i इज इक्वल टू 0 to 2, आपकी ये वैल्यू स्टोर्ड है। सबसे पहले आपने क्या किया, मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए मैक्सिमम में फर्स्ट वैल्यू डाल दी, इनिशियलाइज कर दी। दैट मीन्स मैक्सिमम इज इक्वल टू ARR 0। ARR 0 में क्या पड़ा हुआ है बच्चा? 120, ठीक है? अब फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस, फिर लूप थर्ड तक चलेगा। सबसे पहले मैक्सिमम इज लेस देन एरर 1, 0। तो 0 में क्या पड़ा है? 120। क्या 120 120 से लेस है? नहीं, इक्वल है, ठीक है? आगे जाओगे फिर ऐसे नेक्स्ट वैल्यू, क्या 1120 से मैक्सिमम है? यानी मैक्सिमम में क्या पड़ा हुआ है? 120 लेस देन 1000। इज इट ट्रू? वैल्यू ट्रू हो गई ना? तो जब ट्रू हो गई तो मैक्सिमम में ARR 1 आई आ गया, यानी कि ARR आई मतलब क्या? A1 की वैल्यू आ गई। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू आ गया ARR 1, जिसपे क्या पड़ा हुआ है? 1000। तो दैट मीन्स आपने मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आगे लूप चलाओगे, अभी मैक्सिमम में क्या आ गया है? 1000। तो 1000 को चेक करोगे 38 से, क्या ये ट्रू है? नहीं, एरे खत्म हो गया।
समझ आया कि नहीं? यस और नो? अगर मैं एरे का साइज 5 ले लूं तो मैं सपोज यहाँ पे मैंने 280 एंड और कोई वैल्यू लेते हैं 1028, इतनी वैल्यूज मैंने स्टोर कर दी हैं। अब क्या होगा, मैक्सिमम में तो पहले सबसे पहले 120 पड़ा है, 120 को चेक करोगे, 120 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर लूप इरिटेट होगा। देन मैक्सिमम चेक होगा 1000 से, कंडीशन ट्रू हो गई, 1000 मैक्सिमम में आ गया, इस वैल्यू को चेंज करके 1000 आ चुकी है मैक्सिमम में। फिर 1000 को चेक करोगे 38 से, फॉल्स हो गई। जब जब फॉल्स होगा वैल्यू ये आपका जो लूप है आगे बढ़ेगा, जब जब वो ट्रू होगा मैक्सिमम वैल्यू अपडेट हो जाएगी। 38 चेक करोगे फॉल्स, 120 280 चेक करोगे फॉल्स, देन 1028 चेक करोगे ट्रू, तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा 1028। समझ में आया? यस और नो? अगर आपको मिनिमम Yes, फाइंड आउट ma'am. करना है, सेम मिनिमम के लिए कंडीशन है। मिनिमम कैसे करेंगे चेक? इसी एरे में मुझे सबसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि इन सारे एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट सबसे मिनिमम है। तो सबसे पहले वही स्ट्रेटेजी हमने लगाई, मिनिमम में एरे 0 की वैल्यू डालती। एरे 0 की वैल्यू क्या है 120। अब आई को लूप स्टार्ट किया 0 लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब मिनिमम में क्या पड़ा हुआ है 120, 120 को हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू बड़ी है एरे आई यानी कि 0 से, फॉल्स। अपडेट ही नहीं हुआ, आई की वैल्यू बढ़ी आगे। क्या 120 बड़ा है 1000 से, फॉल्स। ठीक है ना? 120 ग्रेटर देन 1000, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ोगे फिर 38 चेक करोगे, क्या 120 बड़ा है 38 से, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। तो जब जब कंडीशन ट्रू होगी आप कंटिन्यू करोगे, मिनिमम में वैल्यू को अपडेट कर दोगे। तो मिनिमम की वैल्यू 120 से चेंज होके क्या हो गई 38 हो गई। अब मिनिमम में क्या आ चुका है 38 आ चुका है। अब अगेन लूप आगे बढ़ेगा, भाई आगे भी तो वैल्यू मिनिमम हो सकती है ना। तो 38 को चेक करेंगे हम, 38 इज ग्रेटर देन 280, नो। आगे बढ़ोगे, क्या 38 इज ग्रेटर देन 1028, नो। ठीक है ना? तो आपको क्या मिल गई, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल गई। सेम लूप वही है, सब कुछ वही है। अगर आप लेस देन लगा दोगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ग्रेटर देन लगा दोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो सी आउट में मैक्सिमम एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्स, तो आपको प्रिंट हो जाएगा प्रोग्राम में मैक्सिमम एलिमेंट इज इक्वल टू मैक्सिमम एट लास्ट क्या स्टोर हुआ है 1028, और मिनिमम एलिमेंट में क्या स्टोर हुआ है 38। प्रोग्राम समझ में आया? यस मैम। सभी स्टूडेंट्स को ma'am. समझ में आया? एक एक लाइन समझ में आ रही है, कहां पर क्या वैल्यूज एक्सेस हो रही है, कैसे एरे चल रहा है, कैसे आपका लूप इरिटेट हो रहा है, कैसे हम एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। एनी डाउट? No, ma'am. तो क्या आप लोग मुझे प्रोग्राम बना के दिखाएंगे? पर कैसे चेक कराएंगे, दिक्कत तो यही है, प्रोग्राम आप लोग नहीं शो कर सकते। फिलहाल आपको एरे समझ आया? यस मैम। अच्छा नेक्स्ट, सर्चिंग। अगर एरे में कुछ सर्च करना है तो कैसे चेक सर्च करोगे? हम सिंपल उस एलिमेंट के लिए इफ में लगा के चेक कर लेंगे हम हर एलिमेंट को इटरेट करके, एरे के अंदर हाँ के सभी एलिमेंट को। हाँ हाँ, तो सिंपल मैं आपको वो बता देती हूँ कि तरीका क्या होगा। अगर मुझे 3 को फाइंड आउट करना है कि ये एलिमेंट मेरे एरे में प्रेजेंट है या नहीं, तो मैं क्या चेक करूंगी, एरे 0 इज इक्वल टू 3 है, एरे 0 के बाद क्या 3 है, नहीं, तो आगे बढ़ जाओगे, लूप लगाओगे भाई, है ना। लूप लगा दोगे आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन जो भी आपका है, आई प्लस प्लस, और चेक करोगे इफ
की इज इक्वल टू एरे, जो भी आपका नाम होगा एरे का आई, अगर उससे मैच करती है तो एरे एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज नो। यस, कर सकते हो ना? अब यहाँ पे देखो, स्क्रीन विजिबल नहीं मैम है। आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट, नो मैम। स्क्रीन कैसे शेयर हो गई? मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ। अभी विजिबल है? यस मैम। अब देखिए, अगर आपको सर्च करना है कि आपका एलिमेंट आपके एरे में प्रेजेंट है या नहीं, तो उसके लिए सर्च कैसे करते हैं बच्चा? लूप लगा लोगे, अगर आपने की डिफाइन कर दिया कि आपको क्या सर्च करना है, सपोज आपको सर्च करना है 3, इस एरे में क्या 3 प्रेजेंट है या नहीं, और है तो कौन से इंडेक्स पे है, ओके? तो क्या सर्च करोगे कि इंट की इज इक्वल टू, आपको सर्च करना होगा इफ की इज इक्वल टू एरे आई, अगर है तो सी आउट एलिमेंट फाउंड जो भी आपकी लोकेशन होगी। अब कैसे चेक, ये कैसे रन करेगा कि में आपका 3 पड़ा है, एरे 0 सर्च करेगा, क्या 3 इज इक्वल टू 6 है? क्या 3 इज इक्वल टू 6 है? नो, तो आप आगे बढ़ जाओगे। क्या की में हमेशा 3 रहेगा, 3 इज इक्वल टू 4 है? नो, अभी भी मैच, अभी भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। फिर 3 इज इक्वल टू 1, नो। 3 इज इक्वल टू 9, नो। 3 इज इक्वल टू 7, नो। अब 3 इज इक्वल टू 3 मैच हो गई। तो अब आप कौन सी लोकेशन में पहुंच गए हो? 0 1 2 3 4 5, तो आ जाएगा एलिमेंट फाउंड एट एरे 5, यानी कि 5th लोकेशन। आप चाहो तो यहाँ पर एरे फाइंड एट ith लोकेशन डाल सकते हो, एरे फाइंड एट ith लोकेशन, और लोकेशन में आप डाल सकते हो आई की वैल्यू आ जाएगी, जो भी आई की करंट वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। अगर आपको हो सकता है सपोज वो एलिमेंट आपके एरे में ना हो, आपने यहाँ पे डाल दिया सपोज कुछ भी 5 डाल दिया, तो आपका अभी भी मैच नहीं हुआ, आगे गए फिर मैच नहीं हुआ, फिर मैच नहीं हुआ, तो एरे आपका फिनिश, तो आपका आ जाएगा लास्ट में एल्स डाल सकते हो, एलिमेंट नॉट फाउंड, एल्स सी आउट एलिमेंट्स नॉट फाउंड। इज दैट क्लियर? सर्च भी कर सकते हैं, ओके। CUAT क्या है? हाँ जी, CUAT सी आउट, सी आउट सीन, नहीं पता आपको? नहीं पता। ये अभी तक तो हम यूज कर रहे थे, अभी तक प्रोग्राम में यहाँ पे भी तो यूज किया है। हम मतलब काउंट होता है? नहीं बच्चा, सी आउट होता है, जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ा लास्ट टाइम, सी प्लस प्लस नहीं पढ़ा था? पढ़ा था, फिर एक पूछना था। बेटा सी आउट होता है, एलिमेंट को आपको एज इट इज जो भी लिखना है स्क्रीन पे, ये आपका आउटपुट फंक्शन है, दिस इज योर आउटपुट फंक्शन एंड सीन योर इनपुट फंक्शन। कुछ भी इनपुट लेने के लिए सीन लगाते हैं, सीन और ये दो आपके एरो इस तरीके से लगते हैं, और कुछ भी आउटपुट लिखने के लिए आप सी आउट यूज करते हो, जैसे कि सी में प्रिंटफ और स्कैनफ होते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट और सी इन होते हैं। तो अगर हम लिखेंगे एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे, तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे, और जब आपको वेरिएबल की एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, तो आप उसको ब्रैकेट में इस ये जो आपकी कर्ली, जो आपकी कॉमा लगे हुए हैं ना, अगर आप ये नहीं लगाते हैं तो उसकी वैल्यू आती है, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पे एन, तो एन की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। अगर आप ब्रैकेट में लिखोगे इस स्क्वायर, ये जो आपके कॉमा है इन्वर्टेड कॉमास में, तो जो इसके अंदर लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा। ये सी आउट का मीनिंग होता है। ओके मैम, क्लियर। और कोई डाउट? नो मैम।
अच्छा, अगर मुझे एरे को डायनामिकली इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो भी हम कर सकते हैं। अब देखो आपके पास एक एरे है जिसके अंदर 11 आपने 0 1 2 3 4 एरे का साइज है 5। अब मैं इसके साइज अगर मुझे सपोज करो मैंने अपनी क्लास के स्टूडेंट की एंट्री करनी है मुझे और मेरे क्लास में सपोज 100 स्टूडेंट है तो मैंने एरे का साइज ले लिया 100 और सपोज 2 नए बच्चे और आ गए तो मुझे उनको भी एंटर करना पड़ेगा। क्या अब मैं प्रोग्राम को दोबारा बनाऊंगी? भाई कब तक आप प्रोग्राम बनाओगे, है ना? अगर आप एक रियल लाइफ में रियल एग्जांपल सोच के चलो तो जो आपने प्रोग्राम बनाया है और रियल लाइफ में अपडेशन होते रहते हैं। तो अगर हमने एरे को एज अ डेटा स्ट्रक्चर यूज किया है जो आपका एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके कंटिन्यूअसली मेमोरी सेम डेटा टाइप के स्टोर्ड होते हैं, तो अगर आपके पास और नया डेटा आ गया और आपका एरे का साइज जो है वो फुल हो गया तो क्या करोगे? तो हाउ यू कैन इंक्रीज द साइज, हाउ यू कैन डिक्रीज द साइज। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी क्लास में 100 बच्चे थे और अब क्या हुआ 50 बच्चे रह गए, बाकी बच्चों ने क्विट कर दिया। तो वाई वी स्टोर, अब देखो जैसे हम एरे 10 लेते हैं, इस बात का ध्यान रखना गाइस, जैसे आप एरे का साइज डिक्लेयर कर देते हो तो कंप्यूटर की मेमोरी में लगातार 10 एलिमेंट का स्पेस बन जाता है। अगर वो इंटीजर टाइप का है तो 2 बाइट लेगा, यानी कि आपका 20 बाइट मेमोरी में फिक्स्ड हो जाएगा। अब चाहे आप उसके अंदर एंट्री करो 10 एलिमेंट्स की या नहीं। अगर आपके पास सिर्फ 5 एलिमेंट की एंट्री होती है तो 5 स्पेस ब्लैंक रहता है मेमोरी में, बट वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है एरे के पास। इज दैट क्लियर? अगर मेरे को ज्यादा एलिमेंट स्टोर करने हैं तो ये एरे की ड्रॉबैक है कि अगर हमने एरे को एक बार डिक्लेयर कर दिया तो 10 एलिमेंट का स्पेस उसने ऑक्यूपाइड कर लिया, ना आप उसको इंक्रीज कर सकते हो ना आप उसको डिक्रीज कर सकते हो। मेमोरी क्या हो रही है आपकी, वेस्ट हो रही है। अगर मेरे पास कम स्टूडेंट्स आगे, मुझे कम एंट्री करनी है, डेटा की एंट्री कम करनी है तो मेरा एरे जो है वो वेस्ट जा रहा है। अगर एक्स्ट्रा करनी है तो मेरे पास एरे का स्पेस नहीं है। इसीलिए एक नया हमारे पास फंक्शन है एरे के अंदर, डायनामिकली एलोकेशन। डायनामिकली यानी कि रन टाइम पे मैं रन टाइम पे एरे के साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकती हूँ। कैसे? उसके लिए मेरे पास 2 फंक्शन होते हैं, एक न्यू और एक डिलीट। न्यू का मतलब है एरे के साइज को इंक्रीज करना, उसमें नया डेटा कैसे डालना है, और डिलीट का मतलब होता है प्रीवियसली जो एरे का डेटा है उसे डीएलोकेट करना। सी आउट एंटर एरे साइज अगर हमने, और हमेशा डायनामिकली वैल्यू को चेंज करने के लिए पॉइंटर की जरूरत होती है। आप लोगों ने C++ पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, पॉइंटर पता है सभी लोगों को, यस और नो? यस Yes, मैम। ma'am. कि पॉइंटर को कैसे एक्सेस करते हैं, हाउ यू कैन एक्सेस। पता है मैम। तो हमने डेटा लिया, पॉइंटर टाइप का डेटा लिया, एंटर द एरे साइज, साइज हमने जो भी लिया, हमने एरे साइज में सपोज 5 डाल दिया। अब डेटा इज इक्वल टू, डेटा में क्या आएगा, न्यू इंट साइज, मुझे साइज अब रन टाइम पे चेंज करना है। अब हो सकता है कि मुझे 5 से ज्यादा 10 वैल्यूज एंटर करनी है तो मैं क्या करूंगी, न्यू की हेल्प से साइज को चेंज कर दूंगी, न्यू इंट साइज। तो यानी कि डेटा में जो 5 का साइज था और चेंज कर तो करके आप 10 लिख सकते हो, तो डेटा में क्या आ जाएगा 10। इज दैट क्लियर? इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन साइज, जो भी आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग आप डेटा में वैल्यू एंटर कर सकते हो। डेटा j इज इक्वल टू j, जो भी j की जगह आप आई ले लो, कुछ भी ले लो। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट डेटा, डेटा की जो भी वैल्यू होगी, जो भी साइज होगा, वो आपका यहाँ से डिलीट भी हो जाएगा। तो विद द हेल्प ऑफ न्यू फंक्शन और डिलीट फंक्शन यू कैन allocate or deallocate the size of the array. Is that clear to everyone? Yes, ma'am. मल्टी डायमेंशन एरे पढ़ेंगे अभी, पहले थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। अभी मुझे बताओ कि which of the following statement is true regarding the array in programming? Array can only store element of the same data type. Array can dynamically change their size during runtime.
array cannot be passed to function in programming language, या array are always stored automatically? ऑप्शन बी। A true नहीं है? मैम मैम ए, ऑप्शन ए। arrays can only store elements of the same data type. Yes. और देखा जाए तो array का B सेम है, B भी ट्रू है। मैम उसके लिए हमें अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है ना, include, हाँ, फिर वो करता है न्यू, पर अगर हम बेसिक बात करें तो नहीं कर पाता है लोकेट। अगर हम बेसिक नहीं तो रन Dynamically. टाइम पे हम डेटा का साइज चेंज कर सकते हैं, हाँ उसके लिए आपको न्यू, बट लेकिन अगर हम हाँ, कर नॉर्मल सकते एरे हैं। की बात करें तो एरे कैन ओनली स्टोर द सेम डेटा टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एरे विद 10 एलिमेंट इन इंडेक्स फ्रॉम 0 to 9, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट? पहले ही बता दिया क्वेश्चन में। क्या होगा? 9 लिखा। यस, 9। 9. What is the time complexity to access an element in an array by index? अगर हम किसी भी इंडेक्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? 0n o n का ऑप्शन सी। ए। और कोई? ए। अच्छा मुझे बताओ। मैम ए। अच्छा रुको, आपको एग्जांपल देती हूँ फिर बताना। अगर मुझे थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे कितना टाइम लगेगा एक्सेस करने में? कितनी बार में मुझे थर्ड 3 बार। एलिमेंट मिलेगा? हाँ, 3 टाइम्स। क्या लिखोगे आप? 0 0। A2 लिखूंगी ना अगर मुझे थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है। अगर मुझे फोर्थ एलिमेंट एक्सेस करना है तो 03 A3। A3। तो दैट मीन्स आपको कितना टाइम लगा? ओनली वन टाइम, एक बार में आपने एक ही बार में फाइंड आउट कर लिया। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने सबसे पहले A0 फाइंड आउट किया, फिर A1 फाइंड आउट किया, फिर A2 फाइंड आउट, ऐसा कर रहे हो क्या? नहीं ना, नो मैम। रेंडमली आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। मुझे एरे के अंदर कोई 100 साइज का एरे है और मुझे 70 एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते एक बार में? आपने लिखा A69, आपको मिल गया। तो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एरे एक्सेस एन एलिमेंट? 01। 01। क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो n नहीं होती। ओके, which of the following method हमको is iterate used to करने के find लिए। the length? Any doubt? नो मैम। Which of the following method is used to find the length of an array in many programming language? एरे साइज। Yes. कौन सा वाला साइज? A और D? अरे साइज। मैम ए। Yes. कभी भी फंक्शन लिखते हैं तो उसके आगे ब्रैकेट जरूर आते हैं, तभी वो फंक्शन होता है। Next, what term is used to access element in an array using an index? क्या कर सकते हैं? मैम इंडेक्सिंग कहते हैं उसको हम। Yes. Indexing is the right answer. तो अभी हम बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे में कोई प्रॉब्लम है कि अब आप लोग एवरेज का प्रोग्राम बना सकते हैं अगर हमें 5 नंबर का एवरेज निकालना है? बताइए। यस मैम निकाल सकते हैं। है ना, कोई भी प्रोग्राम आप पैलिंड्रोम का है या फिर जो भी व्हाटएवर जो भी प्रोग्राम है, एरे से हमें फायदा क्या हुआ कि हमें डेटा की एंट्री बार बार नहीं करनी पड़ती, हम एक एरे बना के उसमें स्टोर कर लेते हैं और उसको इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस कर लेते हैं। सिंपल सी बात है भाई। अभी तक अगर आप कोई प्रोग्राम, सपोज करो एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ, हाँ एक ब्लैंक पेज, अगर मुझे 5 नंबर का सम करना था, अभी तक आप जब पढ़ रहे थे, जब आपने एरे नहीं पढ़ा था, तो आप क्या कर रहे थे? एंटर एनी 3 नंबर कर रहे थे ना, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, तो आप कर रहे थे नंबर 1 इज इक्वल टू दिस, नंबर 2 इज इक्वल टू दिस, नंबर 3 इज इक्वल टू दिस, कर रहे थे ना एंट्री?
और आप करें सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3, ऐसे कर रहे थे ना? यस और नो? yes ma'am, बट अभी क्या है, मुझे 3 अलग अलग वेरिएबल को लेना पड़ा, नंबर 1 वेरिएबल, नंबर 2, नंबर 3। अगर फिर दोबारा चाहिए कि मुझे 10 नंबर का सम करना है, तो आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 10 अलग अलग वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो इट इज डिफिकल्ट टू मैनेज ना, कि मैं बार बार वेरिएबल ही डिक्लेयर कर रही हूँ। इससे बेटर एरे का बेनिफिट क्या हुआ कि मैंने एक ही वेरिएबल ले लिया नंबर नाम का, उसका साइज ले लिया 10। तो अब ये 10 एलिमेंट नंबर नाम से आप एक्सेस कर सकते हो, यानी कि आपको फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो नंबर 0, देन आपको नेक्स्ट एलिमेंट एंटर करना है तो नंबर 1 एंड सो ऑन, नंबर 9 तक आपके सारे एलिमेंट एक ही नाम से यूज कर सकते हो आप। ये बेनिफिट है एरे का। समझ आया कि एरे का मतलब क्या है? yes ma'am, अब एक ही नाम से विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स यू कैन एक्सेस अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, बट कंडीशन इज दैट, limitation is that the element are of same type, either it is integer, either it is character, either it is float. और सेकेंड कंडीशन, आपका जो एरे है वो कंटिन्यूअसली एलोकेट होता है, इसीलिए हम रैंडमली विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लिंक लिस्ट, या अभी खत्म टाइम अगर होगा तो लिंक लिस्ट अभी भी मैं आपको डिस्कस कर लूंगी। तो लिंक लिस्ट में आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली स्टोर्ड नहीं होते, उसके लिए आपको कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत नहीं होती, रैंडमली आप नंबर को कहीं भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है ना? चलिए पहले मल्टी डायमेंशनल एरे डिस्कस कर लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, लिंक लिस्ट। सो देखिए मल्टी डायमेंशन एरे क्या होगा कि अगर आपको 2 डायमेंशन एरे को स्टोर करना है तो आपको रो और कॉलम दोनों चाहिए। दिस इज द रो एंड दीज आर द कॉलम। A multi-dimension array is an array with more than one level of one dimension. For example, 2 dimension array की अगर मैं बात करती हूँ तो यानी कि आपके पास रो भी आएगी और कॉलम भी आएगी, आपके पास एक मैट्रिक्स बनेगी। एक और डायमेंशन अगर ऐड कर लेंगे तो वो 3 डायमेंशन में चेंज हो जाएगा। अब देखो, मुझे एरे के अंदर 2 डायमेंशन में, एम आई ऑडिबल? yes ma'am, मुझे लगा फिर दोबारा से कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया। चलिए देखिए, अगर मुझे इस एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, पहले तो आपको फाइंड आउट करना सिखाती हूँ कि कौन सा एलिमेंट कैसे आप मैट्रिक्स में कैसे एक्सेस करोगे। अब ये रो 1 है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, रो 1, रो 2, रो 3। तो आप एरे के अंदर 2 साइज लेके चलते हैं, आई और जे। दिस इंडिकेट योर रो, दिस इंडिकेट योर कॉलम। इसकी रेंज में क्या होगी, आई में अगर हमें एरे बनाना है जिसके अंदर 3 रो हैं और 4 कॉलम है, तो A3 एंड 4। दिस इंडिकेट कि रो जो है वो 3 है, कॉलम जो है वो 4 है। तो दो आपके पास जो एरे बनेगा वो इस तरीके से बन गया, 0th रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, 0, 1, 2, 3। ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो ये वाला एलिमेंट कौन सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसलिए अगर आपके एरे का नाम x है तो x 0th एलिमेंट यहां पर स्टोर होगा। इज दैट क्लियर? नाउ रो 1 में, रो 1 पहली रो सेकंड कॉलम, तो रो कौन सी है, पहली, इसका इंडेक्स क्या है, 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इंडेक्स है 0, 1, 2, 3। तो सिंपल सी बात है, ये वाला एलिमेंट होगा, इसका रो का इंडेक्स है 0, कॉलम का इंडेक्स है 1, तो x01, x02, x03। अगर आगे भी कॉलम होगा तो x04। क्लियर? फर्स्ट रो में जाएंगे तो ये हमेशा फर्स्ट रहेगा, कॉलम चेंज होते रहेंगे, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23। अगर और रो बढ़ानी है आपको, रो 4, तो x में क्या आएगा यहाँ पे, 3, 0, x3, 1। समझ में आया? ये एलिमेंट क्या होगा, x3, 3। तो देखो
ये आपका 1 डायमेंशन एरे बन गया अलग अलग। अगर मुझे इस एलिमेंट को एक्सेस प्रिंट करवाना है तो मैं कौन सा एलिमेंट लूंगी, बताएंगे आप मुझे? इंडेक्स क्या होगा? 2 नो, मैम इंडेक्स 1 होगा, 1 सॉरी। यस, x11। अगर आप सी आउट x11 कर देते हो तो आपका ये वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। अगर मुझे इस एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो क्या मैं क्या लिखूंगी? 02। यस, क्लियर? क्या सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? तो ये लेफ्ट इंडेक्स डिटरमाइन करता है रो को, राइट इंडेक्स डिटरमाइन करता है कॉलम को। आपको एलिमेंट में एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपके पहली रो बनेगी, और ये पहली रो कॉलम का पहली रो पहला कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम। इस तरीके से जब आप एलिमेंट को एंटर करोगे तो इस तरीके से वो मैट्रिक्स फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर हो जाएगा, राइट? इसके रिकॉर्डिंग में आपको एक प्रोग्राम अभी बता देती हूँ। देखो, अगर मुझे 3x3 यानी 3 रोज और 3 कॉलम का एक प्रोग्राम स्टोर करना है तो 3 मैंने एलिमेंट ऑलरेडी डिस्कस करी, तो कैसे बनेगा? सबसे पहले पहली रो में क्या एलिमेंट आएगा? फर्स्ट रो आती सबसे पहले फर्स्ट रो बनती है, रो 1 5 5 5, फिर 2 3 4, देन 5 7 8, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। और हमेशा जब भी आप 2 डायमेंशनल एरे लेके चल रहे हो आपको 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक रो को एक्सेस करने के लिए और एक कॉलम को एक्सेस करने के लिए। रो के लिए आपने जो वेरिएबल लिया है वो i, जो कि रो को एक्सेस कर रहा है। कॉलम के लिए आपने वेरिएबल लिया है j। तो जब आप a11 लिखते हो ci यहाँ पर आना चाहिए i और j, ठीक है ना? तो i और j, i00 में 5 आएगा प्रिंट होके, i0, इस तरीके से आपका लूप आगे चलता रहेगा और आपके एलिमेंट प्रिंट होते रहेंगे। ठीक है भाई, एनी डाउट? हो मैम, क्लियर। एक छोटा सा प्रोग्राम, अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे एज अ क्लास मेंबर। अगर एरे को मैं क्लास का मेंबर बनाती हूँ तो किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा? छोटा सा प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ लाइन बाय लाइन। एक साइज में मैंने 5 एंटर करा दिया नॉर्मल। क्लास बनाइए स्टूडेंट। क्लास का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने C++ में लास्ट ईयर। यस, क्या आप लोगों ने C++ में क्लास पढ़ी थी ना? ऑब्वियसली पढ़ी होंगी। व्हाट इज द Yes, ma'am. क्लास? व्हाट इज द क्लास? क्या होता है क्लास? Class is the collection of data Object. member and the member function. These are the data member and these are the member function. In C++ वेरिएबल को डेटा मेंबर बोलते हैं और फंक्शंस को मेंबर फंक्शंस बोलते हैं। तो डेटा मेंबर आपको एक हमने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को बाइंड कर दिया क्लास के अंदर, यानी कि स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाई जिसके अंदर हमने रोल नंबर डिक्लेयर किया और मार्क्स साइज। पब्लिक टाइप के वेरिएबल्स है, ये फंक्शंस है, पब्लिक है। और ये जो आपके वेरिएबल्स हैं ये आपके प्राइवेट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आपने स्कोप वेरिएबल नहीं दिया है कि पब्लिक या प्राइवेट या प्रोटेक्टेड तो वो प्राइवेट होता है। void get data, दिस इज योर फंक्शन नेम। void tot marks, ये भी आपका फंक्शन का नाम है। तो देखिए एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे। हमने जो एरे है वो मार्क्स के लिए यूज किया है। दिस इज द एरे इंट मार्क्स साइज। ये एरे का डेटा टाइप, एरे का नेम मार्क्स, एरे का साइज साइज। अब देखो हमने स्टूडेंट के अंदर इस गेट डेटा को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि गेट डेटा का मतलब क्या, गेट डेटा क्या काम करेगा। जब भी हम क्लास के मेंबर फंक्शन को क्लास के आउटसाइड डिफाइन करते हैं तो हमेशा फंक्शन के नेम से पहले क्लास का नाम आता है। तो void स्टूडेंट, ये आपके स्टूडेंट क्लास का नाम है। ये आपके क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है बच्चा?
स्कोप रिजोल्यूशन resolution ऑपरेटर बोलते हैं इन्हें, कि क्लास जो स्टूडेंट है उसके अंदर एक फंक्शन है गेट डेटा जिसको हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो एरर आएगा। सी आउट एंटर रोल नंबर एंटर करवा रहे हैं हम, ठीक है। रोल नंबर आपका ये आपने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है क्लास के अंदर, तो रोल नंबर आपने इनपुट ले लिया। फिर आपको एक बच्चे के जो भी स्टूडेंट का नाम है, जो भी स्टूडेंट का रोल नंबर है, सपोज रोल नंबर 1, रोल नंबर 1 के क्या मार्क्स हैं, तो मैंने उसके लिए एरे लिया होता है ना, तो इन i इज इक्वल टू 0, i लेस देन साइज, सपोज 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करने हैं, तो 5 एंटर मार्क्स इन द सब्जेक्ट i+1, मार्क्स 0 करेंगे तो फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे, मार्क्स 2 सेकंड सब्जेक्ट के मार्क्स, मार्क्स 3 करेंगे तो थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स। इस तरीके से जो भी आप साइज लोगे यहाँ पे उतने मार्क्स आपके यहाँ पर एंटर हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो हो गया ना इजी। अदरवाइज आप क्या करते, अलग अलग सब्जेक्ट की एंट्री कराते। समझ आया? गाइस समझ आया या दोबारा एक्सप्लेन करो कि मार्क्स आई में कैसे आपके सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर हो रहे हैं? Yes, ma'am, clear. क्लियर? अरे बोलो। yes ma'am clear ओके, टोटल मार्क्स की डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, टोटल ने 0 ले लिया, मार्क्स आपके जो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स आई, जितने भी मार्क्स आपने 5 सब्जेक्ट के एंटर करे हैं वो आपके एडिशन होते रहेंगे, मार्क्स 0 प्लस मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 प्लस मार्क्स 4, टोटल मार्क्स आप प्रिंट हो जाएंगे। अब ये आपका मेन प्रोग्राम है। स्टूडेंट इस टू, ये क्या है, व्हाट इज दिस? ma'am object यस, ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो S2 नाम से गेट डेटा को हमने एक्सेस किया, तो उसका रोल नंबर आ गया, S2 का रोल नंबर क्या है, S2 के मार्क्स क्या है, और टोटल मार्क्स हमने एक्सेस किया, तो टोटल मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। जितने आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उतने स्टूडेंट के मार्क्स आप एंटर कर सकते हो और उनके मार्क्स को टोटल कर सकते हो। तो पूरे प्रोग्राम में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। तो यहाँ पे आपका क्लास का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया, आपका एरे का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गया। क्लियर? Clear. अब एरे का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स और ग्रिड जब भी आप बनाओगे, जब भी आपको टेबल बनानी है तो आपको मल्टी डायमेंशन एरे का यूज करना होगा, ठीक है ना। बोर्ड गेम या पजल्स बनाने हैं तब भी आपको मल्टी डायमेंशन एरे चाहिए। कोई गेम बनाना है, कोई बोर्ड गेम मतलब जिसमें 2 डायमेंशन है, रो कॉलम्स यूज हो रहे हैं सॉरी, तब भी आपको एरे का यूज होगा। स्पेशल डेटा बनाना है आपको, ज्योग्राफिकल डेटा बनाना है ना, तो भी आपको एरे चाहिए। साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए भी आपको एरे चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग करनी है, आपको कोई भी डेटा को एनालाइज करना है, मल्टीपल डायमेंशन में बनाना है साइंटिफिकली, तब भी आपको आपका एरे यूज्ड होगा। इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन में भी आपका मल्टी डायमेंशन एरे यूज होता है, और नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर में भी आपका मल्टी डायमेंशनल एरे यूज्ड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एरे। अगर आपको एरे टॉपिक से कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। गाइस, एनी डाउट? Guys, am I audible? yes ma'am कोई डाउट है आप लोगों को? No, ma'am, clear. no ma'am एरे समझ आ गया पूरा टॉपिक? Yes, ma'am. तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, लिंक लिस्ट।
तो ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना? मैंने आपको एरे के बारे में कुछ बताया था। क्यों नहीं? पेन क्यों नहीं है? चलिए कोई नहीं। ओके। सो व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? सबसे पहले लिंक लिस्ट समझने से पहले आप उनको डिफरेंस बता देती हूँ। अभी हमने पढ़ा था कि एरे के एलिमेंट कहाँ पर स्टोर होते हैं? कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पे, राइट? बट लिंक लिस्ट के लिए अंदर आपके एलिमेंट जो है कंटिन्यूअसली स्टोर नहीं होते। कोई एलिमेंट कहीं पर स्टोर कर सकते हो, कोई एलिमेंट किसी और मेमोरी पर लोकेट कर सकते हो। पर अगर आपके एलिमेंट अलग अलग पड़े हैं तो आप उनको कैसे एक्सेस करोगे? भाई सपोज करो एक तो क्लास में एक रो वाइज बैठे हैं एलिमेंट, है ना? रो बना रखी है हमने क्लास में कि एक रो है ये, दिस इज द वन रो, इसमें बच्चे बैठे हैं। अब अगर बोले कि क्लास में रो में बच्चे, कुछ कोई बच्चा यहाँ बैठा है क्लास में, कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ बैठा है, तो हाउ यू कैन एक्सेस? आप इनको एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे? अगर आपको पेन लेना है, अगर आपको इस बच्चे से पेन लेना है तो कैसे लोगे? कोई ना कोई कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना इन बच्चों में। क्लास में 4 ही बच्चे आए हैं, वो अलग अलग लोकेशन पे बैठे हैं, कंटिन्यूअसली नहीं बैठे, इसके बीच में 2 स्पेस खाली है या 3 स्पेस खाली है ना? इस तरीके से बच्चे बैठे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा ना आपस में। यस और नो? यस मैम। छोटा सा एग्जांपल लेके चलो कि क्लास में लगातार बच्चे नहीं बैठे, पहली सीट पे कोई फर्स्ट सीट पे बच्चा बैठा है, फिर 2 सीट छोड़ के एक और बच्चा बैठा है, फिर 2 सीट छोड़ के एक और बच्चा बैठा है, इस तरीके से बच्चे बैठे हैं। तो हाउ यू कैन एक्सेस? इसको इसका एड्रेस पता होना चाहिए कितने सीट बाद ये बच्चा बैठा है। यस, इसको पता होना चाहिए कि मेरे से नेक्स्ट जो भी बच्चा है वो कहां पर बैठा है, तभी वो उससे कुछ कह सकता है ना। यस और नो? तो दैट Yes. मीन्स लिंक लिस्ट क्या है कि डेटा आपका रेंडमली कहीं पर भी स्टोर्ड है, तो हमें इसको कनेक्ट करने के लिए पॉइंटर चाहिए। विदाउट पॉइंटर यू कैन नॉट एक्सेस द लिंक लिस्ट। इसी तरीके से ये रैंडम नंबर ऑफ एक्सेस, रैंडम एक्सेस टू द एलिमेंट्स, हम रैंडमली कोई सा भी, मैंने आपको दिखाया कि अगर एरे के अंदर 10 एलिमेंट है तो आप 5th एलिमेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यस, बट यहां पर आप रैंडमली हेलो एक्सेस नहीं कर सकते, सिक्वेंशियली एक्सेस आपको करना होगा। ओके, सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? हेलो हेलो, कौन? मैं जयराम बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, मेरा माइक तब से काम नहीं कर रहा। अच्छा, बताइए। हेलो हाँ बोलो बेटा। मैम, मैंने एक क्वेश्चन पूछ रखा है चैट में। चैट में? ओके, मैं देखती हूँ अभी। अच्छा, what is the difference between data type and data structure? Can you please elaborate with an example? Okay, 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 okay. देखिए, डेटा क्या होता है? जैसे कि आपने स्टूडेंट के मार्क्स को एंटर करना है, ठीक है ना? मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। स्टूडेंट के मार्क्स को आपको एंटर करना है, 1 मिनट में। अभी शेयर कर देती हूँ स्क्रीन।
स्क्रीन विजिबल है ना? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो, आपको स्टूडेंट के मार्क्स को एंटर करना है। एक बच्चे के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। एक में आए उसके 100 में से सपोज करो 40, 55, 30, 98 या 70 सपोज। अब इन मार्क्स को आपको किस तरीके से सिस्टम के अंदर एंटर करना है। दिस इज योर डेटा। मार्क्स क्या है? डेटा। अब स्ट्रक्चर क्या है कि मैंने एक एरे ले लिया और एरे में लगातार मार्क्स को एंटर करा दिया कि मुझे एरे टाइप के स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। या आपने एक स्टैक लिया, स्टैक टाइप का एरिया, और स्टैक में इस तरीके से 40, फिर उसके ऊपर 55 जाएगा। स्टैक में आपको समझाऊंगी स्टैक क्या होता है, देन 98, देन 70। तो स्ट्रक्चर जैसे कि आपके घर में किचन होता है, तो किचन में होता है ना कि आपकी अलमारी अलग अलग स्टाइल की होती हैं। अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर का मतलब होता है उस डेटा को आप किस तरीके से अरेंज करोगे। ये हो गया रो वाइज सेम टाइप का डेटा। अगर आपका डेटा सेम है तो आपने एक रो में अरेंज एरे यूज कर लिया स्ट्रक्चर में। अगर आपको एरे नहीं यूज करना तो आपने स्टैक यूज कर लिया। अब आपके पास डेटा नहीं है, आपके पास सपोज 1 लाख स्टूडेंट के मार्क्स हैं और आपके पास लगातार डेटा नहीं है सिस्टम में। कहीं सी टाइम में कुछ डेटा है, कुछ स्पेस डी टाइम में पड़ा हुआ है, लगातार नहीं है। तो मैंने क्या करा, लिंक लिस्ट ले लिया। तो इस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर होता है कि जो आपके पास अवेलेबल डेटा है उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करोगे। इज दैट क्लियर जयराम? यस मैम। और किसी को कोई डाउट? लेकिन मैं ये कह रहा था, हाँ पूछो कि कौन सा डेटा के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ये क्वेश्चन है आपका? नहीं मैम, मैं ये कहता हूँ जैसे हाँ। एरे है हम्म। तो जैसे डेटा टाइप का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम्म। तो उसमें भी वो एग्जिस्ट करता है और डेटा स्ट्रक्चर वाले क्लासिफिकेशन में भी एग्जिस्ट करता है लीनियर में। मतलब क्या क्या बोल रहे हो, समझ नहीं आया। दोनों के बीच में डिफरेंस ये है कि वो बताता है कि किस टाइप का डाटा है डेटा टाइप में, और नहीं। डेटा स्ट्रक्चर में ये कि हाउ दिस डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड समथिंग। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब डेटा तो आपके डिफरेंट टाइप के हैं। अब इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। ये डेटा हो गया आपका। अब उस इंटीजर को आपको किस तरीके से अरेंज करना है, किस स्ट्रक्चर में मेमोरी में सेव करना है। अगर आप एरे लोगे तो डेटा आपका कंटिन्यूअसली स्टोर्ड हो जाएगा, आप उसको रेंडमली एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लिंक लिस्ट दोगे तो वो आपका कंटिन्यूअसली स्टोर्ड नहीं होगा, पर वहां पर भी आपके डिफरेंट, वो आपको जब डिफरेंट आप डेटा टाइप पूरे आपके जो ये डेटा स्ट्रक्चर है, आप इसमें जब डेटा स्ट्रक्चर के सारे टाइप पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि कौन से डेटा के लिए आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे। समझ आया? डेटा को किस तरीके से हमें अरेंज करना है सिस्टम के अंदर, सिर्फ इतना है डेटा स्ट्रक्चर। एरे का यूज आपको पता लग गया कि भाई एरे है आपका। अब देखो मैं आपको एरे और लिंक लिस्ट में डिफरेंस समझाती हूँ। जैसे जैसे आप एरे की क्लासेस लो, जैसे जैसे आप डेटा स्ट्रक्चर की क्लासेस लोगे आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ कौन से डेटा के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, क्या डेटा स्ट्रक्चर कहाँ, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पर एप्लीकेबल है। अभी तो आपने सिर्फ एरे पढ़ा है। एरे क्या है? जहां पर हम डेटा को रेंडमली एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट डेटा को हम कंटिन्यूअसली स्टोर कर सकते हैं। इंसर्शन डिलीशन कहीं पर भी कर सकते हैं, है ना। अगर इंसर्ट कर कहीं पर भी, मतलब अगर आपने एरे का साइज 5 लिया और आपने 3 एलिमेंट इंसर्ट करे तो एलिमेंट कहां पर इंसर्ट होगा? लास्ट में इंसर्ट होगा, या बीच में भी कहीं कर सकती हूँ मैं एलिमेंट को इंसर्ट? ये मैं सिखाऊंगी। अभी आपके में इंसर्शन डिलीशन है नहीं, अब मैं देख के आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि इंसर्शन एरे के, अगर एरे के बीच में कुछ इंसर्ट करना है या डिलीट करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है। और तो ये फिक्स्ड
बोलो कॉन्टिगस का मतलब क्या होता है? किसका? कॉन्टिग्यूअस। कंटिन्यूअस। ओ ओ मैम वो कंटिन्यूअस का मतलब कंटिन्यूअस लगा, हाँ कंटिन्यूअस कंटीजियस का मतलब सेम, लगातार। मतलब अगर मैंने कंटिन्यूअस। 5 एलिमेंट, अगर मैंने आपको जो फर्स्ट अभी बताया था कि A5 अगर मैंने लिया है तो ये आपका A हो गया 1 2 3, तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट, ये आपका सेकेंड एलिमेंट, ये आपका थर्ड एलिमेंट, ये आपका फोर्थ एलिमेंट, ये आपका फिफ्थ एलिमेंट। मैं नीचे लिखती हूँ। मैं आपको यहाँ बताती हूँ। जैसे मैंने एक A5 लिया है, ये 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट। तो अगर ये 100 लोकेशन पर है तो नेक्स्ट एलिमेंट 102 पर होगा, देन 104 पर होगा। 2 क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको इंटीजर ले रही हूँ, अगर मैं फ्लोट टाइप का ले रही हूँ, फ्लोट A5 ले रही हूँ, जस्ट अ मिनट, अगर मैं फ्लोट A5 ले रही हूँ तो यहाँ पर 100 के बाद 104, यानी फर्स्ट एलिमेंट 4 बाइट लेगा, सेकेंड एलिमेंट अगेन 4 बाइट लेगा। तो लगातार आपकी मेमोरी चाहिए। समझ में आया? 100, 102, 104, 106, 108 अगर इंटीजर है। अगर फ्लोट है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, एक एलिमेंट 4 बाइट लेता है, तो 100, 104, 108, 100, 116 इस तरीके से स्टोर होंगी। अगर करेक्टर है तो 100, 101, 102, 103, 104। समझ आया? यस मैम। तो कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार आपको, अगर आपने A100 ले लिया, वो भी इंटीजर टाइप का, तो लगातार आपको कितनी मेमोरी चाहिएगी? 200 बाइट आपको चाहिए। अगर 200 बाइट आपके पास है तभी आप A100 बना सकते हो कंटिन्यूअसली। और कंटिन्यूअसली नहीं है तो आप एरे डिक्लेयर नहीं कर सकते। पर लिंक लिस्ट में कंटिन्यूअसली नहीं चाहिए, आप रेंडमली भी कहीं पर भी डेटा को स्टोर कर सकते हो। यही मैं आपको बता रही थी कि कंटिन्यूअस चाहिए आपको लगातार। जो मीनिंग आपको इंग्लिश में समझ में ना आए आप मुझे पूछ सकते हो, मैं तो ऑलरेडी आपको हिंदी में ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है ना? कोई डाउट है क्या आपको? कोई स्टूडेंट ऐसा तो नहीं इसको समझ में ना आ रहा हो हिंदी में, सिर्फ इंग्लिश समझ में आती हो? गाइस, एनीवन? मैम इंसर्शन मतलब क्या होता है? इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना, किसी भी एलिमेंट को एंटर मतलब करना, एक और एलिमेंट इंसर्ट करना। डिलीशन मतलब डिलीट करना। रैंडम मतलब कोई भी, रैंडमली कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है। अगर ये एलिमेंट है, मुझे कोई भी रैंडमली थर्ड एलिमेंट एक्सेस करना है। रैंडम का मतलब कोई भी, और सिक्वेंशियल का मतलब लगातार। मैं लगातार ही, कंटिन्यूअस की तरह, सिक्वेंशियल मतलब 1 बाय 1, 1 बाय 1। रैंडम मतलब कोई भी। ओके।
गाइस नेटवर्क चला गया था। सो कोई डाउट अभी कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में नया पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। बस लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि लिंक लिस्ट होती क्या है। ओके किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है कि उसका मीनिंग क्या है, तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अपने दिमाग में ये मैं सोचो कि मैम क्या सोचेंगे कि यार हमें ये भी नहीं पता। जैसे किसी बच्चे ने सी आउट और सीन पूछा, जबकि सी आउट और सीन आप फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके होंगे। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई बच्चा नया है, किसी को कुछ भी नहीं पता है, तो यू कैन आस्क मी। ओके ओके मैम। तो लिंक लिस्ट और डेटा स्ट्रक्चर में मैं आप लोग को डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है ना। क्या खुल गया है ये? तो हाँ जी, मैम ये ड्राइव डेटा टाइप है ना मैम? एक मिनट रुको। ये स्क्रीन जस्ट वेट। ये किसी और की स्क्रीन शेयर हो रही है, मेरी नहीं है। मेरी है मैम ये। हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, तो ये इसको बंद करिए ना आप। ये मैंने इसको इसलिए शेयर किया कि इन दोनों क्लासिफिकेशंस का डिफरेंस बताने के लिए। अच्छा देखो, ये तो डेटा टाइप है बच्चा। प्राइमरी मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पर मैडम मैं यही कह रहा था, एरे जो है इस डेटा टाइप में भी है, इस क्लासिफिकेशन में भी है, और हाँ डेटा स्ट्रक्चर में भी है। हाँ, जबकि तो एरे एक हमारा डेटा टाइप है ना बच्चा। अच्छा, एरे डेटा और वो टाइप है। डेटा स्ट्रक्चर भी। हाँ फंक्शन ऐसा क्यों नहीं है मैम? फंक्शन ऐसा क्यों नहीं है? फंक्शन तो बेटा देखो, अभी आपको ये पता ही नहीं कि ये है क्या। सबसे पहले अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो मैं इंटीजर यूज करूंगी। इंटीजर डेटा टाइप वो मतलब प्राइमरी डेटा का डेटा टाइप टाइप। होगी। जस्ट मिनट, हाँ ये प्राइम मतलब जो इनिशियल डेटा टाइप है हमारे, या तो इंटीजर होंगे या करेक्टर होंगे या बूलियन होगा या फ्लोटिंग होगा या डबल। अब इन्हीं की हेल्प से मैंने कुछ डेटा टाइप को ड्राइव किया है। तो अगर इसका फंक्शन है, तो ये फंक्शन का मतलब है कि मुझे एक फंक्शन बनाना है जिसमें मैं इन डेटा टाइप को यूज करूंगी। एरे में भी मैं इन्हीं डेटा टाइप को यूज करूंगी। तो ड्राइव मतलब जो प्राइमरी से ड्राइव्ड होके आए हैं। तो कंप्यूटर की मेमोरी में ये फंक्शन भी ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, एरे, पॉइंटर, रेफरेंस या फंक्शन। यूजर डिफाइंड वो डेटा स्ट्रक्चर है, ये भी डेटा स्ट्रक्चर है। दीज आर डेटा स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हो डेटा टाइप क्या होगा, क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम और टाइप डेफ। ये आपके यूजर डिफाइंड है, जो हमने इस तरफ बनाए। क्लास हम डिफाइन करते हैं ना, क्लास हम डिफाइन करते हैं। ओके ये तो मैंने समझा दिया, लीनियर नॉन लीनियर। हम्म
देखो जयराम कुमार, यू आर कंफ्यूज विद डेटा एंड डेटा स्ट्रक्चर कि एरे डेटा में भी लिखा है, डेटा टाइप में भी और डेटा स्ट्रक्चर में भी लिखा है, राइट? यस मैम। तो देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, ये तो हमारे पास क्या है, प्राइमरी डेटा टाइप है। और भी है, अगर मुझे इंटीजर बहुत सारे एलिमेंट चाहिए तो मैंने एक एरे बनाया, तो इंट A10, ये क्या हो गया, ये भी एक डेटा टाइप है, एरे टाइप का। मतलब कि ये एरे बन गया कि अब A10 में A0 A1 इसमें इंटीजर टाइप के एलिमेंट स्टोर होंगे, तो ये क्या हो गया, डेटा टाइप हो गया। बट ये डेटा टाइप एज अ डेटा स्ट्रक्चर भी काम करता है, ये भी एक तरीका है एलिमेंट को स्टोर करने का। इसलिए एरे डेटा टाइप भी आ गया और डेटा स्ट्रक्चर में भी आ गया। समझ आया? जनरली आप इसको डेटा टाइप में मत इंक्लूड करो, आप डेटा स्ट्रक्चर ही आप इसको समझो। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो एरे जो है तो किसी सेम डेटा टाइप का ऑर्गेनाइज करके स्टोर करने का एक तरीका भी हो सकता है। हाँ, क्या तभी हम इसलिए आगे हम ये पढ़ रहे कि लिंक लिस्ट इन एरे। हाँ, तो लिंक लिस्ट डेटा टाइप नहीं है। नहीं, मतलब उस टाइप के डेटा। हाँ, मतलब डेटा टाइप आपने इंटीजर ले लिया तो आप उसमें सेम एलिमेंट, इंटीजर टाइप के सेम एलिमेंट स्टोर्ड हाँ। होंगे। अब एरे का फंक्शन क्या है कि वो लगातार डेटा को स्टोर करता है, तो वो डेटा स्ट्रक्चर हो गया। एरे का नाम आते ही हम ये समझ जाते हैं, जैसे ही मैंने लिखा करेक्टर A20, तो ये मुझे क्या बताता है कि एक एरे जो है वो हमारी मेमोरी में है, जिसके अंदर 20 करेक्टर एलिमेंट होंगे। मतलब इतना लिखते ही मेमोरी 20 एलिमेंट का स्पेस एलोकेट कर लेती है। तो दिस इज द डेटा टाइप। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। समझ आया? इतना ही है। और कोई डाउट? अब आप सिर्फ एरे और लिंक लिस्ट में आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को एरे और लिंक लिस्ट आपको एलोबरेट करूंगी, ठीक है ना? एवरी थर्सडे आप लोग की क्लास 3 to 5 होगी। अगर कभी क्लास रेंडमली मुझे चेंज करनी है तो मैं पीसीपी में इन्फॉर्म कर दूंगी, आपको टाइम टेबल चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है? फिलहाल एवरी थर्सडे यू हैव एन क्लास, और किसी वीक 2 क्लास भी मैंने लगाई है। तो अगर आप रेगुलर रहोगे तो आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। अगर आप 1 क्लास छोड़ोगे, 1 क्लास स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो लिंक लिस्ट होती है वो पॉइंटर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं आपके एलिमेंट्स। सिक्वेंशियल डेटा हम सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं, रैंडमली डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा आपका कंटिन्यूअस नहीं है। इंसर्शन का मतलब होता है कहीं पर भी डेटा को एंटर करना। मतलब अब मुझे डेटा को एंटर करना है, उस ऑलरेडी एलिमेंट में सपोज 5 एलिमेंट मैंने एंटर कर रखे हैं, मुझे एक और एंटर करना है, तो एरे में कैसे एंटर होगा या लिंक लिस्ट में कैसे एंटर होगा? इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट्स नीड टू बी शिफ्ट, एलिमेंट को शिफ्ट करना पड़ेगा अगर मुझे किसी और एलिमेंट को इंसर्ट करना है। डिलीट करना है तो मैं रैंडमली किसी एलिमेंट को डिलीट कर सकती हूँ। और यहाँ पे इंसर्शन डिलीशन विदाउट शिफ्टिंग हो जाता है। शिफ्टिंग का मतलब अगर मेरे पास 5 एलिमेंट है, मुझे छठा एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं उसके आगे डिलीट कर लूंगी, सॉरी आगे इंसर्ट कर दूंगी। यहाँ पर जो एलिमेंट्स है उनका एलोकेशन फिक्स्ड है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन फिक्स्ड। वाई फिक्स्ड? क्योंकि हमारे पास साइज फिक्स्ड है। यहाँ पे डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन होता है, मैं कभी भी रन टाइम पे एलोकेट कर सकती हूँ। एरे में ऐसा ऑप्शन नहीं है। एलिमेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एलिमेंट एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है।
कोई सा भी एलिमेंट कहीं पर भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे फोर्थ एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे बाकी के फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पता होने चाहिए, नहीं। बट लेकिन अगर मैं बात करूं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट में ईच नोड पॉइंट्स टू बी नेक्स्ट नोड ऑफ द बोथ द नेक्स्ट एंड द प्रीवियस नोड। यानी कि अगर मुझे ये फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे ये एलिमेंट सिर्फ इसके पहले वाले एलिमेंट का पता रखता है और बाद वाले का। पर ये पहला बात क्या होता है, प्रीवियसली क्या है, नेक्स्ट क्या है, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन से लिंक लिस्ट में आप सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो या नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में पता कर सकते हो, या कौन से लिंक लिस्ट में आप दोनों एलिमेंट पता कर सकते हो। ये हम लिंक लिस्ट में आपका डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट होती क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें पॉइंटर का यूज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिंक लिस्ट डिस्कस करेंगे और स्टैक भी करेंगे। ओके 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 मैम। तो समझ आया आप लोगों को सभी सब कुछ? यस मैम। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग डेटा सॉरी एरे जो है वो पढ़ के आएंगे, और अगर एरे से रिलेटेड आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। आप लोग के पास सभी के पास एसएलएम है गाइस? एसएलएम है आप लोगों के पास? इसमें तो एसएलएम से आप लोग लिंक लिस्ट भी पढ़ के आएंगे। अगर आप लोग पढ़ के आएंगे तो हम आप लोग मुझसे डाउट पूछ सकते हैं और आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और आप लोगों ने क्लास भी ली होंगी ऑफलाइन। कौन कौन बच्चे जिन्होंने ऑफलाइन क्लासेस ली थी? कोई नहीं है? चलिए मैं जो पीपीटी है वो चैट में अपलोड कर देती हूँ। आप लोग को मिल जाएगी। मैम चैट शो नहीं कर रहा। शो करेगा, देखो ऊपर चैट का ऑप्शन आता है आप लोगों के, एक क्लाउड सा बना हुआ है उसमें, देखो क्लिक करो। कोई क्लिक करके देखा, बंद आ रहा है मेरे को। तो मैं ना इसकी जब आप टीम खोलते हो तो जनरल में सेव कर दूंगी, जनरल में भी डाल दूंगी, या कोई और बच्चा डाल देगा, ठीक है ना? मैंने यहाँ पे आपकी जो पीपीटी है एरे की वो स्टोर कर दी है, ओके शेयर कर दी है। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। आप लोग पढ़ के आएंगे एरे भी और लिंक लिस्ट भी। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लिंक लिस्ट भी खत्म कर देंगे और स्टैक भी काफी हद तक कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी स्टूडेंट्स को बताइए कि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को ज्वाइन करिए। भाई किसी ने ग्रुप बनाया तो मुझे भी ज्वाइन कर लो। सोल बडीज के नाम एक ग्रुप है, उसमें आप ऐड नहीं है क्या? बाय गाइस। बाय गाइस। प्रशांत भाई को राम राम। शिवा भाई।